Hello everyone, myself Parul and I welcome you all to the online platform of Jogta Academy. Dear students, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे HPRCA के द्वारा हाल ही में JBT कमीशन का जो एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था उसमें फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए CDP के क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 था, पीपल विद विच पर्सनैलिटी टाइप आर मोस्ट लाइकली टू बी सक्सेसफुल इन रूटीन एंड लो रिस्क एक्टिविटीज, कि किस प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों की नियमित दिनचर्या और कम जोखिम वाली गतिविधियों में सबसे अधिक सफल होने की संभावना होती है। तो इसके ऑप्शंस थे डिप्रेस्ड, एंग्री, पैसिव एंड एंथुजियास्टिक। आपसे पूछा गया है कि कोई रूटीन का काम है, हर दिन आपको सेम वर्क करना है और वो काम कैसा है, वो काम है लो रिस्क एक्टिविटी जिसमें कोई एडवेंचर नहीं है और कोई रिस्क नहीं है। तो ऐसे काम को करने में कौन से लोग ज्यादा सक्सेसफुल होंगे? पहली ऑप्शन है डिप्रेस्ड। तो क्या डिप्रेस्ड आदमी कोई एक फिक्स्ड रूटीन को फॉलो कर सकते हैं? नहीं। आपने देखा होगा जो लोग डिप्रेस्ड होते हैं वो बहुत अनहाइजीनिक होते हैं, वो टाइम से नेल्स कट नहीं करेंगे, टाइम से नहाएंगे नहीं, उनसे एक रूटीन फॉलो नहीं की जा सकती। तो जो डिप्रेस्ड पर्सन है वो एक रूटीन और लो रिस्क एक्टिविटी को अच्छे से कंडक्ट नहीं कर पाएंगे। सेम गोज फॉर एंग्री पीपल, जो लोग एंग्री होंगे उनसे भी एक रूटीन फॉलो नहीं की जाएगी। अब दो ऑप्शंस हमारे पास बचते हैं, पैसिव एंड एंथुजियास्टिक। एंथुजियास्टिक होते हैं उत्साही लोग, ठीक है। ये ऐसे लोग होते हैं जिनको एडवेंचर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, लाइक दे लव थ्रिल, ठीक है। तो ऐसे लोग लो रिस्क एक्टिविटीज करने में इंटरेस्ट शो नहीं करेंगे, इनको हाई रिस्क एक्टिविटीज करना ज्यादा अच्छा लगता है। तो ये जो उत्साही है या एंथुजियास्टिक है, ये वाली ऑप्शन भी क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी पैसिव। जो पैसिव पर्सनैलिटी के लोग होते हैं वो लो रिस्क और रूटीन एक्टिविटीज को ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं और उनकी ऐसी एक्टिविटीज में सक्सेसफुल होने के चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, ठीक है। पैसिव पर्सनैलिटी टाइप वो पर्सनैलिटी टाइप होता है, वो लोग होते हैं जो थोड़े शाय किस्म के होते हैं, जिनको ज्यादा मतलब एडवेंचर्स पसंद नहीं होते, दे जस्ट लव टू गो विद द फ्लो। इन लोगों को फ्लो के साथ बहना अच्छा लगता है, मतलब ये खुद से कोई भी एक्टिविटीज इनिशिएट नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा इनिशिएटिव लेने वाली इनकी आदत नहीं होती है। इनको जो काम एक बार आप असाइन कर लेंगे ये चुपचाप से उसी काम को करते रहेंगे। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी पैसिव। सो सही आंसर है पैसिव। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, कि अगर हम एजुकेशनल साइकोलॉजी के हिसाब से देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डेमोन्स्ट्रेट्स, नीचे दी गई ऑप्शंस में से कौन सी ऑप्शन अच्छे तरीके से डेमोन्स्ट्रेट करती है द यूज ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड का यूज इन स्टडिंग चिल्ड्रंस कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कि हमने बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट को स्टडी करना है, तो उसको स्टडी करने के लिए कौन सी ऑप्शन एक्सपेरिमेंटल मेथड को यूज कर रही है? पहला ऑप्शन है इंटरव्यूइंग टीचर्स अबाउट चिल्ड्रंस लर्निंग हैबिट्स। आपने बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट को स्टडी करना है तो उसके लिए हमें टीचर्स का इंटरव्यू लेने की क्या जरूरत है, ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगी। सेकंड ऑप्शन है एनालाइजिंग पास्ट एकेडमिक रिकॉर्ड्स टू डिटरमाइन लर्निंग टेंडेंसीज, कि आप बच्चों के जो पास्ट एकेडमिक रिकॉर्ड्स हैं उनको एनालाइज करोगे बच्चे की लर्निंग टेंडेंसीज को जानने के लिए। बट इसमें एक्सपेरिमेंटल मेथड का यूज तो नहीं हो रहा है, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। नेक्स्ट है ऑब्जर्विंग चिल्ड्रन इन क्लासरूम, आप बच्चों को क्लासरूम में ऑब्जर्व कर रहे हैं विदाउट एनी इंट्रूसिव इंटरप्शन, बिना किसी इंटरप्शन के। इसको थोड़ा देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है कंपेयरिंग ग्रुप्स टॉट यूजिंग डिफरेंट मेथड्स, कि आपने क्या किया, अलग अलग स्टूडेंट्स के ग्रुप्स बनाए और उनको अलग अलग मेथड से स्टडी करवाया, किसी को लेक्चर मेथड से, किसी को प्ले वे मेथड से, किसी को प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड से, और फिर उसके बाद आपने उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को क्या किया, स्टडी किया। सो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे आप एक हिसाब से एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, डिफरेंट टीचिंग मेथड्स को यूज कर रहे हो और उसके बाद आप रिजल्ट्स को एनालाइज कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो। सो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन, जहां पर आप क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल मेथड भी यूज कर रहे हैं और साथ ही बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट को भी क्या कर रहे हैं, उसके द्वारा स्टडी कर रहे हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज कंपेयरिंग ग्रुप्स टॉट यूजिंग डिफरेंट मेथड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्पेशलाइज्ड फील्ड ऑफ स्टडी एग्जामिन्स द इंटरनल कॉग्निटिव प्रोसेसेस, developmental stages and mechanisms of thinking and learning in children,
कि इनमें से कौन सी ब्रांच है जो कि बच्चे की इंटरनल कॉग्निटिव प्रोसेसेस, उसकी डेवलपमेंटल स्टेजेस, मैकेनिज्म ऑफ थिंकिंग और लर्निंग को स्टडी करती है। तो इसमें जो की पॉइंट है वो है चिल्ड्रन। ठीक है, किसके बारे में स्टडी करना है हमने? बच्चों के बारे में, उनकी लर्निंग, उनका मैकेनिज्म ऑफ थिंकिंग, उनकी डेवलपमेंटल स्टेजेस और साथ ही उनकी इंटरनल कॉग्निटिव प्रोसेसेस। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। एजुकेशनल सोशियोलॉजी, यहाँ पे सोशियोलॉजी की तो कहीं भी बात नहीं हो रही है, सोसाइटी की, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। जनरल पेडागोजी, पेडागोजी क्या होता है? पेडागोजी होता है शिक्षा शास्त्र, जिसमें हम ये सीखते हैं कि किसी चैप्टर को या किसी सब्जेक्ट को कैसे पढ़ाना है। तो यहाँ पढ़ाने की कोई बात नहीं हो रही है, बात हो रही है बच्चे की डेवलपमेंटल स्टेजेस की, बच्चा किस हिसाब से सोचता है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। अब कल्चर की तो यहाँ पे कोई बात नहीं हो रही, सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। एंड लास्ट ऑप्शन है चाइल्ड साइकोलॉजी। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा चाइल्ड साइकोलॉजी। चाइल्ड साइकोलॉजी में ही तो हम ये सारी चीजें पढ़ते हैं ना, डेवलपमेंटल स्टेजेस, मैकेनिज्म ऑफ थिंकिंग, लर्निंग, बच्चे में लर्निंग कैसे होती है, उसमें कौन कौन सी कॉग्निटिव प्रोसेसेस हो रही हैं, ये सब चीजें हम चाइल्ड साइकोलॉजी में ही पढ़ते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी चाइल्ड साइकोलॉजी। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट वाज द प्राइमरी पर्पस ऑफ लैंड ग्रांट्स टू ब्राह्मणास ड्यूरिंग द अर्ली मेडिवल पीरियड? कि अर्ली मेडिवल पीरियड में ब्राह्मणास को क्यों लैंड ग्रांट्स दिए जाते थे? टू सपोर्ट मिलिट्री कैंपेन्स। हमने कभी ये नहीं पढ़ा कि ब्राह्मणास जो है वो मिलिट्री में जाते थे या मिलिट्री कैंपेन्स में कुछ सपोर्ट करते थे, कुछ काम करते थे। सो दिस इज इनकरेक्ट। टू इंक्रीज रॉयल रेवेन्यू, नहीं, ब्राह्मणास का रेवेन्यू से कोई रिलेशन हमने कहीं नहीं पढ़ा। टू एक्सपेंड द ट्रेड नेटवर्क, कि ट्रेड को बढ़ाने के लिए ब्राह्मणास जो है ये कभी भी ट्रेड से एसोसिएटेड नहीं होते हैं। सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। एंड लास्ट ऑप्शन है टू प्रोवाइड मीन्स ऑफ सब्सिडेंस, कि उनको जीविका का साधन उपलब्ध करवाना। जो ब्राह्मण होते थे वो ज्यादातर अपना लाइफ कैसे जीते थे? दान दक्षिणा के ऊपर ही, तो उनको जीविका का एक साधन मिल सके, इसलिए उनको लैंड ग्रांट्स दिए जाते थे। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, कि उनको जीविका का साधन उपलब्ध करवाना। ये वैसे हिस्ट्री का क्वेश्चन है, बट इसको आपको सीडीपी में पूछ लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ऑर्गेनाइजिंग वर्क एजुकेशन एक्टिविटी, जब आप एक वर्क एजुकेशन की एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, तो विच एलिमेंट इज एसेंशियल टू अलाइन द प्रोजेक्ट विद नीड्स ऑफ लोकल कम्युनिटी? कि कौन सा एलिमेंट एसेंशियल है, जरूरी है कि आप प्रोजेक्ट को अलाइन कर पाए लोकल कम्युनिटी की नीड्स के साथ। ठीक है, वर्क एजुकेशन देते टाइम आप किस हिसाब से लोकल कम्युनिटी की नीड्स को ध्यान में रखेंगे, बेसिकली आपसे ये पूछा गया है। रैंडमली रोटेटिंग द प्रोजेक्ट, कि क्या आप रैंडमली हर एक सेमेस्टर में प्रोजेक्ट को रोटेट करते रहेंगे? इस बारी कुछ प्रोजेक्ट दे दिया, नेक्स्ट टाइम कुछ प्रोजेक्ट दे दिया। आप ये नहीं देखेंगे कि सोसाइटी में कौन सी चीज की नीड है, कौन सी चीज की नीड नहीं है, बस आप रैंडमली प्रोजेक्ट्स को रोटेट करते रहेंगे। ये तो ऑप्शन गलत है, क्योंकि हमने सोसाइटी की नीड्स का ध्यान नहीं रखा इसमें। नेक्स्ट है सिलेक्टिंग प्रोजेक्ट्स बेस्ड ऑन अवेलेबल मटेरियल। अब आपके पास जो अवेलेबल मटेरियल है उसके बेस पर ही क्या आप प्रोजेक्ट डिसाइड करेंगे? नहीं, आपके पास मटेरियल कुछ और अवेलेबल है और सोसाइटी में किसी और चीज की नीड है, तो ऐसे आप सोसाइटी की नीड्स को कैसे ध्यान में रख पाएंगे? ये भी गलत बात है। नेक्स्ट है प्रायोरिटाइजिंग इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटीज, कि जो आपके इंस्टीट्यूशन में फैसिलिटीज आपको दी गई हैं आप उन्हीं को प्रायोरिटाइज करेंगे। ये ऑप्शन भी गलत है कि इंस्टीट्यूशन में आपको किसी और चीज की फैसिलिटीज दी होंगी, बट लोकल कम्युनिटी में अगर किसी और चीज की नीड है तो आप कैसे इन चीजों को आपस में अलाइन कर पाएंगे? ये वाली ऑप्शन भी क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। कंडक्टिंग कम्युनिटी रिसोर्स असेसमेंट, की सामुदायिक संसाधन आकलन करना, कि आपकी जो कम्युनिटी है आप उसमें जो भी रिसोर्सेज है उनका क्या करेंगे? असेसमेंट करेंगे या आकलन करेंगे, और उससे आप डिसाइड करेंगे कि किस चीज की जरूरत है, कौन सी चीजों को करवाने की जरूरत है। तो ये वाली ऑप्शन क्या होगी? आपकी सही हो जाएगी, क्योंकि जब आप एक कम्युनिटी रिसोर्स असेसमेंट करेंगे तो उससे आप जो लोकल नीड्स है कम्युनिटी की उनको ध्यान में रख पाएंगे। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया था, अ मैथमेटिक्स टीचर इज प्लानिंग एन इंट्रोडक्टरी लेसन ऑन होल नंबर्स। एक मैथमेटिक्स का टीचर है जो कि प्लान कर रहा है एक इंट्रोडक्टरी लेसन, किस पे? होल नंबर्स के ऊपर। आपको पता है होल नंबर्स जो है वो 0 से स्टार्ट होते हैं, है ना, 0 1 2। सो फॉर अ क्लास ऑफ प्राइमरी लर्नर्स, और बच्चे कौन सी क्लास के हैं? प्राइमरी क्लासेस के हैं।
शी वॉन्ट्स टू यूज अ फैमिलियर कंटेंट, वो एक ऐसा फैमिलियर कंटेंट यूज करना चाहती है टू हेल्प स्टूडेंट्स कनेक्ट द कंसेप्ट ऑफ जीरो टू एवरीडे एक्सपीरियंसेस, ताकि बच्चे जो जीरो का कंसेप्ट है उसको एवरीडे एक्सपीरियंसेस से क्या कर पाए, कनेक्ट कर पाए। एक मैथमेटिक्स की टीचर है जो कि होल नंबर्स के ऊपर एक इंट्रोडक्टरी लेसन बना रही है, लेसन प्लान बना रही है, और वो क्या कर रही है, वो कोशिश कर रही है बच्चों को जीरो का कंसेप्ट समझाने का ताकि वो उसको एवरीडे लाइफ में यूज कर पाए। Which classroom activity would most effectively introduce the concept of zero in a relatable way? कौन सी एक्टिविटी के द्वारा वो बच्चों को जीरो का कॉन्सेप्ट एक ज्यादा रिलेटेबल वे में इंट्रोड्यूस कर सकती है? फर्स्ट है रीडिंग द नंबर्स 1 to 10 अलाउड, कि बच्चों से वो 1 से 10 तक की गिनती को जोर जोर से पढ़वाएगी। तो जोर जोर से रीड करने से उसको जीरो का कॉन्सेप्ट कैसे समझ आएगा, और नंबर्स भी 1 to 10 पढ़ाएगी, तो जीरो का कॉन्सेप्ट तो यहाँ कहीं भी इंट्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो दिस इज इनकरेक्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन है व्हेन काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स इन बॉक्सेस एंड एम्प्टी बॉक्स रिप्रेजेंट्स जीरो, वो क्या करेगी, अलग अलग बॉक्सेस बनाएगी। किसी बॉक्स में लाइक उसने 4 ऑब्जेक्ट्स डाल दिए, किसी में 2 डाल दिए, कोई बॉक्स में 1 ऑब्जेक्ट डाल दिया और किसी बॉक्स को क्या किया, एम्प्टी रखा। तो वो बच्चों को समझाएगी कि ये जो एम्प्टी बॉक्स है, दिस बॉक्स रिप्रेजेंट्स जीरो। ठीक है, तो हमने यही तो पूछा था कि एक रिलेटेबल वे में हमने बच्चों को पढ़ाना है एक्टिविटी के थ्रू। ठीक है, सो ये वाला ऑप्शन हमें थोड़ा ठीक लग रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन भी एक बारी देख लेते हैं। बोला गया है यूजिंग अ नंबर लाइन स्टार्टिंग विद 1, कि एक नंबर लाइन बनाएगी जो कि कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से। तो अगर नंबर लाइन 1 से स्टार्ट हो रही है तो जीरो आपने कैसे इंट्रोड्यूस करवाया और बच्चे कैसे रिलेट कर पा रहे हैं? दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन है एक्सप्लेनिंग द स्टूडेंट्स दैट जीरो इज सिंपली अ नंबर दैट कम्स बिफोर 1, विद्यार्थियों को यह बताना कि शून्य सिर्फ 1 से पहले आने वाली एक संख्या है। तो अगर आप सीधा बच्चों को मेमोराइज करवा रहे हैं कि जीरो सिर्फ एक नंबर है जो 1 से पहले आता है, तो इसमें आप बच्चों को रिलेट कैसे करवा पाएंगे? सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ठीक है, तो सही ऑप्शन कौन सी है? व्हेन काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स इन बॉक्सेस, कि जब बच्चे बॉक्स में ऑब्जेक्ट्स को काउंट कर रहे हैं तो उस टाइम पे वो एक बॉक्स को एम्प्टी रख देगी जो कि क्या रिप्रेजेंट करेगा, जीरो को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ स्टूडेंट विद फिजिकल डिसेबिलिटी जॉइंस मेन स्ट्रीम क्लासरूम, एक बच्चा है जिसमें कि क्या है, फिजिकल डिसेबिलिटी है कोई, और उसको हम मेन स्ट्रीम क्लासरूम जो एक नॉर्मल बच्चों वाला क्लासरूम होता है उसमें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। द स्कूल हैज लिमिटेड रिसोर्सेज फॉर स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स, और जिस स्कूल में इस बच्चे को पढ़ाया जा रहा है वहां पर क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। ठीक है, तो What should the teacher prioritize to promote an inclusive learning environment? ऐसी स्थिति में टीचर को क्या करना चाहिए कि वो एक इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट को इंट्रोड्यूस कर पाए? एक बच्चा है जिसको फिजिकल डिसेबिलिटी है, उसको आपने नॉर्मल क्लासरूम में बिठा दिया और आपके पास रिसोर्सेज भी लिमिटेड हैं, तो आप कैसे इस चैलेंज को फेस करेंगे या कैसे आप इस चैलेंज को सॉल्व करेंगे और बच्चे को अच्छी शिक्षा दे पाएंगे? पहली ऑप्शन है वेटिंग फॉर स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स टू अराइव, कि क्या आप वेट करेंगे कि जब तक इक्विपमेंट्स नहीं आ जाते तब तक आप बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे। गलत ऑप्शन है एक्सपेक्टिंग क्लासमेट्स टू प्रोवाइड ऑल सपोर्ट, कि आप बच्चों से अपेक्षा रखेंगे जो उसके क्लासमेट्स हैं उनसे कि वो बच्चे को सपोर्ट प्रोवाइड करें। नहीं, टीचर को खुद से एक्शंस लेने होते हैं, उसको किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होने होता। अडेप्टिंग इन द टीचिंग टू अकोमोडेट द स्टूडेंट्स नीड्स, कि क्या आप टीचिंग मेथड को अडेप्ट करेंगे, चेंज करेंगे और फिर बच्चे की जो नीड्स हैं उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे, यही सही ऑप्शन है। लोअरिंग द एकेडमिक एक्सपेक्टेशंस फॉर द स्टूडेंट्स, कि क्या आप बच्चों से जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं उनको लो कर देंगे, ये भी गलत बात है। आप एक्सपेक्टेशंस लो नहीं करेंगे, आप जो अपने एफर्ट्स हैं उनको हाई कर देंगे। ठीक है, जो आपका टीचिंग मेथड है उसको आप अडेप्ट कर देंगे। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, अडेप्टिंग इन टीचिंग टू अकोमोडेट द स्टूडेंट्स नीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ टीचर आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग CCE इन हर इंग्लिश क्लास, एक टीचर है जिसने CCE को इम्प्लीमेंट किया अपनी इंग्लिश की क्लास में, ऑब्जर्व्स देखती है दैट स्टूडेंट्स आर मोर विलिंग टू पार्टिसिपेट इन कोलैबोरेटिव ग्रुप वर्क, कि बच्चे बहुत ज्यादा विलिंग है, ठीक है, अपनी इच्छा से कोलैबोरेटिव ग्रुप वर्क में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पर फिर भी सम स्टिल हेजिटेट टू एक्सप्रेस ओपिनियन ड्यूरिंग डिस्कशन, फिर भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी क्या करते हैं, हेजिटेट करते हैं और अपने ओपिनियंस को डिस्कशन में नहीं रख पाते हैं।
Which strategy most effectively utilizes CCE implications to address this challenge? तो आप इनमें से कौन सी स्ट्रेटजी को अपनाओगे जिससे कि जो बच्चे अपने व्यूज को नहीं रख पा रहे हैं, जो हेजिटेट कर रहे हैं, वो भी अपने व्यू पॉइंट्स रखना शुरू कर दें। पहला है integrating periodic written reflections to assess understanding without oral participation। आप क्या करोगे, आप सिर्फ रिटन रिफ्लेक्शंस को ही ज़्यादा महत्व दोगे कि बच्चे लिख के ज़्यादा करें और जो ओरल पार्टिसिपेशन है उसको ख़त्म कर दोगे ताकि बच्चों को दिक्कत ना आए अपने व्यू पॉइंट्स को एक्सप्रेस करने में। तो इससे क्या होगा, ये तो एक हिसाब से एस्केप हो गया ना कि आपने जो बच्चा बोल नहीं पा रहा उसको रिटन असेसमेंट का काम दे दिया कि आप लिख के अपने व्यूज़ बताओ, तो वो कभी बोल नहीं पाएगा, वो कभी सीख नहीं पाएगा उस चीज़ को। तो ये ऑप्शन क्या होगी, गलत। असाइन ग्रुप लीडर्स टू डायरेक्ट डिस्कशन विदाउट सपोर्ट। आप क्या करोगे, आप ग्रुप लीडर्स बना दोगे और उनको कुछ डायरेक्शंस दे दोगे बिना किसी सपोर्ट के। इसमें क्या होगा कि अगर आपने ग्रुप लीडर्स बना दिए तो ग्रुप लीडर्स के ऊपर तो ज़्यादा ध्यान जाएगा, बट ग्रुप के अंदर जो ऐसे बच्चे हैं जो हेजिटेट करते हैं उनकी प्रॉब्लम को आपने तो सॉल्व नहीं किया, तो ये ऑप्शन भी क्या है, गलत है। नेक्स्ट है emphasize collective group performance in assessments to reduce individual pressure। आप ग्रुप परफॉर्मेंस के ऊपर ज़्यादा जोर दोगे जिससे कि बच्चे के ऊपर इंडिविजुअल प्रेशर क्या हो जाए, कम हो जाए। इसमें भी वही बात आ गई, ये एक हिसाब से एस्केप मैकेनिज्म हो जाएगा कि आपने बच्चे को, जो बच्चा इंडिविजुअली कोई बात बोलने से डर रहा है उसको एक ग्रुप में डाल दिया। अब वो कभी भी इंडिविजुअली बात नहीं बोल पाएगा, वो हमेशा अपनी बात तभी बोल पाएगा जब वो एक ग्रुप में होगा, ठीक है। तो ये भी एक सही स्ट्रेटेजी नहीं है। इंट्रोड्यूस रिफ्लेक्टिव जर्नल्स एंड स्कैफोल्डिंग स्पीकिंग एक्टिविटीज टू बिल्ड कॉन्फिडेंस। आप क्या करोगे, आप बच्चे को डायरीज, ठीक है, या जर्नल्स दोगे जिसमें वो अपने थॉट्स को ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएगा, उनको लिखेगा, और साथ ही आप जब वो बोल रहा होगा उस टाइम पे उसको स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड करोगे। स्कैफोल्डिंग इज टेम्पररी सपोर्ट, स्कैफोल्डिंग इज टेम्पररी सपोर्ट, जो कि वाइगोट्स्की ने जिसकी बात की है। आप क्या करोगे, बच्चे को जब वो बोल रहा है उस टाइम पे थोड़ा थोड़ा सपोर्ट प्रोवाइड करोगे ताकि वो इजीली या मोर कंफर्टेबली अपने जो थॉट्स हैं उनको एक्सप्रेस कर पाए और जो उसकी हेजिटेशन है वो दूर हो पाए, ठीक है। तो ये वाली ऑप्शन ज़्यादा ठीक होगी क्योंकि इससे बच्चे का कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा जब वो रिफ्लेक्टिव जर्नल्स अपने जो थॉट्स हैं उनको राइट डाउन करेगा पेपर के ऊपर, और साथ ही आप क्या कर रहे हो, उसको स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड कर रहे हो, टेम्पररी एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हो, उसको एनकरेज कर रहे हो, जिससे कि उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और ये जो हमारी दिक्कत थी ये दूर हो जाएगी, ठीक है। सो इंट्रोड्यूस रिफ्लेक्टिव जर्नल्स एंड स्कैफोल्डिंग स्पीकिंग एक्टिविटीज टू बिल्ड कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच मेथड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी के कौन से मेथड में इंडिविजुअल्स एग्जामिन देयर थॉट्स एंड फीलिंग्स। जो इंडिविजुअल होते हैं वो अपनी खुद की थॉट्स और फीलिंग्स को एग्जामिन करते हैं टू अंडरस्टैंड देयर मेंटल प्रोसेसेस, ताकि वो अपने मेंटल प्रोसेसेस को समझ पाएं। ऑप्शंस है इंट्रोस्पेक्शन, एक्सपेरिमेंट, केस स्टडी या फिर ऑब्जर्वेशन। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, इंट्रोस्पेक्शन या फिर आत्मनिरीक्षण, कि हम अपना खुद से निरीक्षण कर रहे हैं, हम अपनी फीलिंग्स को और अपने थॉट्स को क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं टू अंडरस्टैंड आवर ओन मेंटल प्रोसेसेस। एक्सपेरिमेंट नहीं होगा, केस स्टडी किसी और की कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन भी नहीं होगा। सही ऑप्शन क्या होगा, इंट्रोस्पेक्शन या फिर आत्मनिरीक्षण। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्कूल नोटिसेस एन इंक्रीज इन इमोशनल डिस्ट्रेस अमंग इट्स स्टूडेंट्स। एक स्कूल देखता है कि जो उसके स्टूडेंट्स हैं उनमें इमोशनल डिस्ट्रेस क्या है, बढ़ रहा है। ओके, व्हाट डू यू थिंक द स्टाफ शुड डू। आपको क्या लगता है कि स्टाफ को क्या करना चाहिए टू बेस्ट एड्रेस दिस सिचुएशन, जिससे कि वो इस सिचुएशन को अच्छे तरीके से एड्रेस कर पाए बेस्ड ऑन करंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इमोशनल हेल्थ एंड नीड्स। जो भी करंट उनकी इमोशनल हेल्थ एंड नीड्स की अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से टीचर्स को या स्टाफ को क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में। तो अगर बच्चों में स्ट्रेस लेवल, इमोशनल स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ रहा है तो क्या टीचर्स ये करेंगे कि इन्वॉल्व ओनली पेरेंट्स विदाउट स्कूल बेस्ड एक्शंस, कि आपने पेरेंट्स को बता दिया और स्कूल कोई एक्शन नहीं ले रहा। ये तो गलत बात है, स्कूल को भी तो एक्शंस लेने की जरूरत है ना। इग्नोर द सिचुएशन एंड एक्सपेक्ट इंप्रूवमेंट। आप सिचुएशन को इग्नोर कर दोगे और सोचोगे कि खुद से सिचुएशन ठीक हो जाएगी, नहीं, ये बात भी गलत है। ओपन डायलॉग विद सपोर्ट एक्सेस, की सहायता प्राप्त करने हेतु संवाद शुरू करना। आप बच्चों से कम्युनिकेट करोगे और फिर उनको क्या करोगे, हेल्प प्रोवाइड करोगे, तो ये ऑप्शन ठीक लग रही है। नेक्स्ट ऑप्शन है डिसिप्लिन स्टूडेंट्स फॉर इमोशनल आउटब्रस्ट, कि कई बार जैसे होता है ना कि बच्चों का इमोशनल आउटब्रस्ट हो जाता है, एकदम से वो गुस्सा कर देंगे, उस चीज के लिए
बच्चों को डिसिप्लिन करोगे, ठीक है। तो डिसिप्लिन से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, कम्युनिकेट करना बच्चों के साथ, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ओपन डायलॉग विद सपोर्ट एक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इज टास्क्ड टू सॉल्व अ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम यूजिंग कॉन्सेप्ट्स लर्न्ड इन अ क्लास। एक बच्चों का ग्रुप है जिनको क्या कहा गया है, एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो कॉन्सेप्ट उन्होंने क्लास में सीखे थे उनको यूज करके। हाउ डज दिस डिफरेंशिएट इंफॉर्मेशन फ्रॉम नॉलेज। तो इसके आधार पे आप क्या बता सकते हो कि इंफॉर्मेशन और नॉलेज में क्या फर्क है। इंफॉर्मेशन क्या होता है, इंफॉर्मेशन जो रॉ डाटा या फैक्ट्स आपके पास होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन कहते हैं। और जब आप उसको अप्लाई करोगे और उससे आपको जो एक्सपीरियंस गेन होता है उसको हम नॉलेज कहते हैं। लाइक नॉलेज एक बड़ा कॉन्सेप्ट है और इंफॉर्मेशन एक लोअर कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जब इंफॉर्मेशन को यूज करके हमने कुछ इनसाइट्स गेन कर ली, कुछ एक्सपीरियंस गेन कर लिया, तो उसको क्या बोलेंगे, नॉलेज बोलेंगे। नॉलेज एक हिसाब से जो एप्लीकेशन होती है इंफॉर्मेशन की उसे कहा जाता है, ठीक है। तो लिस्टिंग रिलेटिंग facts, naming relevant principles, applying concepts to solve a problem, ठीक है। कि नॉलेज और इंफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस आ रहा है कि नॉलेज में आप अप्लाई कर रहे हो कॉन्सेप्ट्स को टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, या फिर रिकॉलिंग डेफिनेशंस नहीं, ये सारे ऑप्शंस गलत हैं और करेक्ट ऑप्शन क्या है, अप्लाइंग कॉन्सेप्ट्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज यू आर डिजाइनिंग अ प्ले एक्टिविटी। मान लीजिए कि आप एक प्ले एक्टिविटी को डिजाइन कर रहे हैं टू इम्प्रूव चाइल्ड्स कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, ताकि आप बच्चे की कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट को क्या कर पाए, इम्प्रूव कर पाए। विच कॉम्बिनेशन बेस्ट प्रमोट्स बोथ रिसेप्टिव लैंग्वेज एंड कॉन्सेप्ट लर्निंग। कौन सा कॉम्बिनेशन है जो नीचे दिए गए हैं, इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन बेस्ट है जिससे कि आप प्रमोट कर पाओगे रिसेप्टिव लैंग्वेज। रिसेप्टिव लैंग्वेज का मतलब होता है ग्राही भाषा, मतलब कि जो आप रिसीव कर रहे हो, ठीक है, जैसे लिसनिंग हो गया, ठीक है, ये वाली स्किल, जिससे कि आप रिसेप्टिव लैंग्वेज को रिसीव करने वाली जो स्किल है उसको, और कॉन्सेप्ट लर्निंग को। पहली ऑप्शन है टीचिंग एडवांस रीडिंग स्किल्स, कि आप बच्चे को एडवांस रीडिंग स्किल्स सिखाओगे, या आस्किंग द चाइल्ड टू फॉलो इंस्ट्रक्शंस, आप बच्चे को इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के लिए कहोगे। लेटिंग द चाइल्ड प्ले अलोन, अगर आप बच्चे को अकेले खेलने के लिए बोल रहे हो तो उसमें उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसे होगी। रिसेप्टिव लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन होना, ठीक है। तो ये वाली बात तो गलत हो जाएगी, वो कैसे सीखेगा कि कैसे नॉलेज को रिसीव करना है, ठीक है। या फोकसिंग ऑन कलरिंग विदाउट डिस्कशन, यहाँ भी कोई रिसेप्टिव लैंग्वेज डेवलप नहीं होगी। अब ये दो ऑप्शंस हैं, ठीक है। टीचिंग एडवांस रीडिंग स्किल्स, जब वो रीड करेगा तो उसकी रिसेप्टिव लैंग्वेज इंप्रूव उतनी नहीं होगी जितनी कि जब वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा, ठीक है। आप उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो, वो उस चीज को सुन रहा है और आपको फॉलो कर रहा है, तो वहां पर उस कंडीशन में उसकी रिसेप्टिव लैंग्वेज ज्यादा अच्छे से इंप्रूव होगी और साथ ही जो उसका कॉन्सेप्ट लर्निंग है वो भी अच्छे से हो पाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज आस्किंग द चाइल्ड टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेन एम ऑफ NCF TE 2009 इन टीचर एजुकेशन। NCF TE 2009 का मेन एम क्या है। NCF की फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, और TE मीन्स टीचर्स एजुकेशन, फॉर टीचर्स एजुकेशन 2009 जो है इसका मेन एम क्या है। तो देखो ये टीचर्स एजुकेशन के लिए जो फ्रेमवर्क है उसकी बात की जा रही है। तो टीचर्स एजुकेशन मेनली कंसर्न होगा प्रोफेशनल डेवलपमेंट से, कि टीचर्स की प्रोफेशनल डेवलपमेंट हम कैसे कर सकते हैं। इसका करिकुलम रिडक्शन से कोई रिलेशन नहीं है, ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट से और ना ही एग्जाम रिफॉर्म से इसका कोई रिलेशन है। जब हमने क्लास में NPE 2020 पढ़ी थी तो उस टाइम पे हमने पढ़ा था कि जो NCF है ये भी 4 डिफरेंट टाइप्स का है, जिसमें NCF ECCE है, NCF स्कूल एजुकेशन है, एडल्ट एजुकेशन है और टीचर्स एजुकेशन के लिए है। तो ये जो टीचर्स एजुकेशन वाला NCF है इसका मेन एम क्या है, टीचर्स की प्रोफेशनल डेवलपमेंट करना, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन है प्रोफेशनल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर टीचर्स टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स इनिशियल आइडियाज इन साइंस एजुकेशन, कि टीचर के लिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि वो बच्चों में जो इनिशियल आइडियाज हैं, बच्चे के दिमाग में पहले से जो आइडियाज हैं उनको समझे। किसमें, साइंस एजुकेशन में। आप साइंस एजुकेशन दे रहे हो तो बच्चे के दिमाग में पहले से कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं। जैसे आप छोटे बच्चे से पूछेंगे कि बारिश कैसे होती है तो उसने अपने आसपास लोगों से कुछ चीजें सुनी होंगी, ठीक है, या उसने खुद से कुछ ऑब्जर्वेशन या कुछ इमेजिनेशन की होगी जिसके आधार पर उसने कुछ आइडियाज बनाए होते हैं। तो टीचर को क्यों जरूरत है उन आइडियाज को अंडरस्टैंड करने की।
इट एंश्योर्स दैट स्टूडेंट्स स्कोर वेल ऑन एग्जाम्स, कि क्या इससे ये बात पक्की हो जाती है कि बच्चे एग्जाम्स में अच्छे स्कोर लाएंगे, या इट हेल्प्स अडेप्ट टीचिंग टू एड्रेस मिसकंसेप्शंस, कि अगर आप बच्चे के जो इनिशियल आइडियाज़ हैं उनको अच्छे से समझेंगे तो आप उनके दिमाग में जो भी मिसकंसेप्शंस हैं, जो भी अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस हैं, उनको आप अच्छे से एड्रेस कर पाओगे। कि बच्चे के दिमाग में अगर कोई गलत अवधारणा है, आपने उससे पूछा कि बारिश कैसे होती है और उसने कोई मतलब इमेजिनेटिव स्टोरी बनाई है, उसके हिसाब से आपको बता दिया, तो वो जो उसकी मिसकंसेप्शन थी आप उसको अच्छे से दूर कर पाओगे। ये ऑप्शन सही लग रही है। नेक्स्ट है इट अलाउज टीचर्स टू स्किप बेसिक कॉन्सेप्ट्स, कि आप ये समझ लोगे कि बच्चे को ये चीज़ तो आती है, इसको तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा या नहीं पढ़ाऊंगी, और आप उस चीज़ को स्किप कर दोगे, गलत बात है। इट मीन्स टीचर्स कैन फॉलो द टेक्स्ट बुक प्रिसाइजली, कि क्या आप जब इन इनिशियल आइडियाज़ को जान लोगे तो उसके बाद आप टेक्स्ट बुक को प्रिसाइजली फॉलो कर पाओगे, तो इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। सही बात यह है कि जब आपको पता चल जाएगा कि बच्चे के दिमाग में क्या क्या इनिशियल आइडियाज़ है, पहले से क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, तो अगर वो कॉन्सेप्ट्स गलत हैं तो आप उन चीज़ों को अच्छे से एड्रेस कर पाओगे, उन चीज़ों को अच्छे से बच्चे के कॉन्सेप्ट्स को ठीक कर पाओगे। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ न्यूली अपॉइंटेड प्रिंसिपल नोटिस्ड दैट टीचर्स इन द क्लास रेयरली वर्क टुगेदर। एक न्यूली अपॉइंटेड प्रिंसिपल है, वो नोटिस करते हैं कि जो उसकी क्लास के टीचर्स हैं या स्कूल के जो टीचर्स हैं वो बहुत रेयरली ही मिलजुल कर काम करते हैं, एंड ऑफन वर्क अलोन, और ज़्यादातर वो अकेले ही काम करते हैं। She decided to implement a system in which teachers would share best practices weekly. तो उसने एक ऐसा सिस्टम डिजाइन करने की सोची जिसमें कि जो भी टीचर्स हैं वो जो उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको आपस में क्या करेंगे, शेयर करेंगे। इन दिस सिनेरियो, इस सिनेरियो में विच लीडरशिप अप्रोच इज द प्रिंसिपल मोस्ट क्लोजली डेमोन्स्ट्रेटिंग, तो कौन सी लीडरशिप अप्रोच है जिसको प्रिंसिपल फॉलो कर रही है। ठीक है, एक स्कूल है, टीचर्स ज़्यादातर अकेले ही काम करते हैं और बहुत रेयरली वो आपस में ग्रुप वर्क करते हैं या एक दूसरे के साथ अपने आइडियाज़ को डिस्कस करते हैं। तो प्रिंसिपल ने सोचा कि वो एक ऐसी अप्रोच स्टार्ट करेगी जिसमें जो टीचर्स हैं वो अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस को एक दूसरे के साथ वीकली क्या करेंगे, शेयर करेंगे। तो वो कौन सी लीडरशिप अप्रोच है जिसको फॉलो कर रही है। इसके जो ऑप्शंस है वो है इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप, अथॉरिटेटिव लीडरशिप, फैसिलिटेटिव लीडरशिप एंड ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। तो अगर आपको लीडरशिप जो स्ट्रेटजीज है उनके बारे में जानकारी है तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से अप्रोच कर सकते हैं। इसका आंसर होगा फैसिलिटेटिव लीडरशिप। फैसिलिटेटिव लीडरशिप अप्रोच जो है इसमें क्या होता है कि जो लीडर है वो पूरी ग्रुप की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए एक कोलैबोरेटिव अप्रोच फॉलो करता है जिसमें वो लोग आपस में अपने आइडियाज को शेयर करेंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा, पूरे ग्रुप की परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। ठीक है, तो जब ये शेयर करेंगे ना अपने बेस्ट आइडियाज, तो एक टीचर दूसरे से सीखेगा, दूसरा टीचर उससे सीखेगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, पूरे ग्रुप की जो ग्रोथ है वो होती है कैसे, कोलैबोरेटिव अप्रोच से। वो लोग अपने आइडियाज को एक दूसरे के साथ जब शेयर करते हैं उससे। ट्रांजैक्शनल लीडरशिप में ऐसा होता है कि जो लीडर है वो कुछ रिवॉर्ड्स देगा अगर कोई अच्छे से काम कर रहा है उसके ग्रुप में तो उनको। ठीक है, तो ये वाली अप्रोच यहाँ फॉलो नहीं हो रही है। इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप में क्या होता है कि जो आपकी मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, कि किस हिसाब से इंस्ट्रक्शंस दी जा रही है स्कूल में और किस हिसाब का करिकुलम है, ये उन चीज़ों के लिए ज़्यादातर काम में ली जाती है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, फैसिलिटेटिव लीडरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फ्रेमवर्क मस्ट टीचर्स फॉलो फॉर इफेक्टिव आर्ट इंटीग्रेशन इन एजुकेशन। टीचर्स को कौन सा फ्रेमवर्क फॉलो करना चाहिए आर्ट को इंटीग्रेट करने के लिए एजुकेशन में। फर्स्ट ऑप्शन है स्टीम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, ये बहुत ही फेमस एक अप्रोच है जिसमें कि एक होलिस्टिक ग्रोथ के ऊपर ध्यान दिया जाता है। साइंस एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स एंड मैथमेटिक्स, एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। ठीक है, जिसमें साइंस को आर्ट में, आर्ट को साइंस में इंटीग्रेट करेंगे हम। ठीक है, टेक्नोलॉजी को साइंस एजुकेशन में इंटीग्रेट करेंगे, आर्ट को साइंस एजुकेशन में इंटीग्रेट करेंगे, इंजीनियरिंग को मैथमेटिक्स में इंटीग्रेट करेंगे, मतलब कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है। सो यही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। देखिए, स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंड। यहाँ पे आर्ट एजुकेशन की कहीं बात नहीं हो रही। ब्लूम टैक्सोनॉमी या फिर PAOR, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट, नहीं। ठीक है, स्टीम जो है ये एक बहुत फेमस अप्रोच है जिसमें कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। ठीक है, कि आप आर्ट एजुकेशन को साइंस एजुकेशन में, साइंस एजुकेशन को आर्ट में, मतलब इंटरडिसिप्लिनरी आप एक अप्रोच फॉलो करते हैं। सो दिस स्टीम अप्रोच विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए।
चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। एन एलिमेंट्री स्कूल टीचर ऑब्जर्व्स दैट, एक एलिमेंट्री स्कूल की टीचर ऑब्जर्व करती है डिस्पाइट क्लासरूम डेमोस्ट्रेशंस, कि क्लासरूम में डेमोस्ट्रेशंस देने के बावजूद अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है दैट कंटिन्यू टू बिलीव दैट हैवी ऑब्जेक्ट्स फॉल फास्टर देन लाइट वंस। एक बच्चों का ग्रुप है जो अभी भी यही मानता है कि जो हैवी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो लाइट ऑब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में जल्दी फॉल करते हैं। शी वॉन्ट्स टू डेवलप एन एक्टिविटी, वो एक ऐसी एक्टिविटी डेवलप करना चाहती है दैट विल हेल्प स्टूडेंट्स, जिससे कि जो बच्चे हैं उनका करेक्ट देयर मिसकंसेप्शन यूजिंग साइंटिफिक रीजनिंग, जो गलत कंसेप्शन है वो ठीक हो जाए। व्हाट अप्रोच इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर एड्रेसिंग दीज मिसकंसेप्शंस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ साइंस एजुकेशन, तो कौन सी अप्रोच जो है वो सबसे सही रहेगी बच्चों की जो ये मिसकंसेप्शंस बनी हुई हैं साइंस एजुकेशन में, इनको इम्प्रूव करने के लिए। तो चलिए हमारे ऑप्शंस देखते हैं। पहली ऑप्शन है प्रोवाइडिंग अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन एंड फोर्सिंग स्टूडेंट्स टू मेमोराइज इट विदाउट टेस्टिंग देयर आइडियाज, कि बच्चों को करेक्ट जो एक्सप्लेनेशन है उसको प्रोवाइड करना और उसके बाद उन्हें फोर्स करना कि वो मेमोराइज करें जो भी आपने उनको चीजें बताई हैं उनको बिना उन आइडियाज को टेस्ट किए हुए। तो ये तो नेगेटिव बात होगी क्योंकि मेमोराइज करना एक गलत बात होती है और स्टूडेंट्स को फोर्स करना भी एक गलत बात है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन है असाइनिंग एक्सटेंसिव टेक्स्ट बुक रीडिंग मटेरियल ऑन ग्रेविटी एंड लॉज ऑफ मोशन विदाउट प्रैक्टिकल एक्सप्लोरेशन, कि आप बच्चों को बल्क में खूब सारा मटेरियल रीड करने के लिए दे देंगे, किसके ऊपर, ग्रेविटी और लॉज ऑफ मोशन के ऊपर। ठीक है, आपने क्या किया, आपने बच्चों को बल्क में मटेरियल जो है टेक्स्ट बुक रीडिंग मटेरियल प्रोवाइड कर दिया ग्रेविटी और लॉज ऑफ मोशन के ऊपर विदाउट प्रैक्टिकल एक्सप्लोरेशन, बिना उनको कोई प्रैक्टिकल एक्सप्लोरेशन दिए हुए, मतलब कोई एक्सपेरिमेंट्स करवाए हुए या बिना कोई रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स दिए हुए। तो ये बात भी क्या होगी, गलत होगी। ठीक है, कि आप बच्चों को प्रैक्टिकली एक्सप्लोर करने का मौका नहीं दे रहे हैं, तो उस वजह से ये ऑप्शन भी गलत होगी, ये वाली भी गलत थी। नेक्स्ट है रिपीटिंग अ डेमोस्ट्रेशन इन फ्रंट ऑफ क्लास, बच्चों के सामने डेमोस्ट्रेशन को दोबारा से रिपीट करना विदाउट इन्वॉल्विंग स्टूडेंट्स इन गेसिंग एंड रीजनिंग, पर जिस टाइम पे आप डेमोस्ट्रेट कर रहे हो उस टाइम पे आप बच्चों को ना तो कुछ गेस करने के लिए कहोगे और ना ही उनको अपनी रीजनिंग लगाने के लिए कहोगे। तो ये बात तो गलत होगी क्योंकि बच्चों की इमेजिनेशन जितनी हम ज्यादा करवाएंगे उतने ही वो ज्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को समझ पाएंगे, तो उस हिसाब से ये ऑप्शन गलत हो जाएगी। नेक्स्ट है एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू मेक प्रेडिक्शंस, आप बच्चों को अनुमान लगाने और उन अनुमानों को चेक करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स करने, टेस्ट करने एंड डिस्कस द रिजल्ट्स यूजिंग गाइडेड एक्सपेरिमेंट्स, और जो उनके रिजल्ट्स आ रहे हैं उनको डिस्कस करने के अच्छे चांसेस देंगे। तो ये वाली ऑप्शन क्या है, सही है कि अगर बच्चों के दिमाग में किसी बात के लिए कोई मिसकंसेप्शन है और आप उसको इम्प्रूव करना चाहते हो, ठीक करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, आप बच्चों को प्रिडिक्ट करने दोगे, उनको एक्सपेरिमेंट्स करने दोगे और जो उनको लग रहा है वो क्वेश्चंस पूछने दोगे और उसके करेक्ट एक्सप्लेनेशंस बच्चों को दोगे। तो ये वाली ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। सो करेक्ट आंसर विल बी एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू मेक प्रिडिक्शंस, आप बच्चों को एनकरेज करोगे किस चीज के लिए, कि वो प्रिडिक्ट करें, टेस्ट करें, डिस्कस करें रिजल्ट्स को और आप उनको गाइडेड एक्सपेरिमेंट्स करवाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ क्लास इज सॉल्विंग अ वर्ड प्रॉब्लम, एक क्लास में बच्चे एक वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं इन विच सम आइटम्स आर अननोन, जिसमें कुछ आइटम्स क्या है, अननोन है। द टीचर राइट्स, टीचर क्या लिखती है, सारा हैज 3 मोर पेंसिल्स देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पेंसिल्स जॉन हैज, कि सारा के पास, जॉन के पास जितनी पेंसिल्स हैं उसके 2 गुना से 3 पेंसिल ज्यादा है। What expression represents the number of pencils Sarah has? कौन सा एक्सप्रेशन है जो सारा के पास जितनी पेंसिल्स हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। What should students write to demonstrate the correct mathematical reasoning? बच्चे मतलब इस एक्सप्रेशन को, जो इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी है, उसको एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के रूप में किस हिसाब से लिखेंगे। बोल रहे हैं कि जॉन के पास x पेंसिल्स हैं, ठीक है, और सारा हैज 3 मोर पेंसिल्स देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पेंसिल्स जॉन हैज, जॉन के पास जितनी पेंसिल्स हैं उसके 2 गुने से 3 पेंसिल्स ज्यादा सारा के पास है। तो ये वाला मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनेगा, है ना, 2x + 3।
ये क्वेश्चन मैथ्स का ज्यादा लग रहा है बट इसको इन्होंने सीडीपी में पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रिंसिपल इज सेंट्रल टू स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के प्रसार में कौन सा सिद्धांत प्रमुख है? होलिस्टिक डेवलपमेंट, लिटरेसी, स्किल एक्विजिशन या फिर डिसिप्लिन। तो देखिए जो होलिस्टिक डेवलपमेंट होती है दैट इज समग्र विकास, इसमें ये तीनों चीजें भी कवर होती है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास या हर एक एरिया में उसकी फिजिकल, सोशल, इमोशनल, मॉरल हर एक एरिया में जो डेवलपमेंट है दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। मतलब कि शिक्षा के प्रसार का जो प्रमुख सिद्धांत है वो क्या है कि बच्चे का हमने कैसे डेवलपमेंट करनी है, समग्र विकास या फिर होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो करेक्ट आंसर इज होलिस्टिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज फाउंड इन कंकरेंट लिस्ट। इनमें से कौन सा सब्जेक्ट है जो कंकरेंट लिस्ट में आता है? ये क्वेश्चन आपका पॉलिटी का भी हो सकता है, ठीक है, कि इनमें से कौन सा सब्जेक्ट जो है वो कंकरेंट लिस्ट में होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज एजुकेशन। एजुकेशन पहले एक स्टेट सब्जेक्ट होता था जिसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 1976 में की गई थी, इसके द्वारा क्या कर दिया गया, कंकरेंट लिस्ट में शामिल कर दिया गया। मतलब कि एजुकेशन के ऊपर स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर डिसीजंस लेंगे, ये एक कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। सो करेक्ट आंसर इज एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स व्हाई प्यूबर्टी इज कंसिडर्ड ट्रांजिशन पीरियड इन ह्यूमन लाइफ। कि कौन सी स्टेटमेंट इस बात को अच्छे से एक्सप्लेन करती है कि जो प्यूबर्टी होती है वो हमारी लाइफ का एक ट्रांजिशन पीरियड होती है। ट्रांजिशन का मतलब होता है शिफ्ट, चेंज या फिर परिवर्तन, ठीक है। तो आप कैसे ये कह सकते हैं कि प्यूबर्टी हमारी लाइफ का एक ट्रांजिशन पीरियड होता है? इट इज सोनली अबाउट डेवलपिंग द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। यह केवल प्रजनन क्षमता के विकास से संबंधित है। क्या प्यूबर्टी सिर्फ हमारी रिप्रोडक्शन की जो एबिलिटी है उसी से रिलेटेड है? जी नहीं। इट मार्क्स अ शिफ्ट फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। जो प्यूबर्टी है इसमें हम शिफ्ट होते हैं कहाँ से, चाइल्डहुड से एडल्टहुड की तरफ, विद फिजिकल एंड इमोशनल चेंजेस। और इसके साथ ही हमारे शरीर में कुछ फिजिकल और इमोशनल चेंजेस आते हैं। ये ऑप्शन ठीक लग रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन है इट इज ओनली अबाउट फिजिकल ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड मसल्स। कि क्या ये सिर्फ बोन्स और मसल्स की फिजिकल ग्रोथ से रिलेटेड है प्यूबर्टी? नो, दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट है इट इज प्राइमरली अबाउट इमोशनल डेवलपमेंट। कि ये मेनली इमोशनल डेवलपमेंट से ही संबंधित होता है। जी नहीं, जो प्यूबर्टी है इसमें इमोशनल डेवलपमेंट के साथ साथ हमारी बॉडी में बहुत से फिजिकल चेंजेस भी आते हैं। सिर्फ एक एस्पेक्ट इमोशनल डेवलपमेंट से इसको रिलेट करना एक गलत बात हो जाएगी, तो ये ऑप्शन भी गलत है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज इट मार्क्स द शिफ्ट फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। ये चाइल्डहुड से एडल्टहुड में जो हमारा शिफ्ट होता है उसको मार्क करता है, जिसमें कि कुछ फिजिकल और इमोशनल चेंजेस हमारे अंदर आते हैं। ये जो क्वेश्चन था ये बेसिकली साइंस सेक्शन में पूछा गया था, पर क्योंकि जो हमने डेवलपमेंटल स्टेजेस पढ़ी है उसमें एडोलेसेंस एक बहुत बड़ा टॉपिक है हमारा, तो ये वाला क्वेश्चन उससे रिलेट करके भी पूछा जा सकता है, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। ऐसे जो हमारी शिफ्ट थी 25 फरवरी की, उसमें मॉर्निंग शिफ्ट में ओनली 20 क्वेश्चंस पूछे गए थे साइकोलॉजी के, और ये जो एक क्वेश्चन है ये साइंस सेक्शन का है जो सीडीपी के सिलेबस के साथ मैच करता है, तो इसको हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। सो डियर एस्पिरेंट्स, इसी के साथ जो 25 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट में जेबीटी कमीशन का एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था, उसके हमने सारे साइकोलॉजी के क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। आगे आने वाली वीडियोस में हम हर एक शिफ्ट में पूछे गए साइकोलॉजी के क्वेश्चंस को इसी प्रकार से डिस्कस करेंगे। अगर आपको जुगटा अकेडमी के ऑनलाइन या ऑफलाइन बैचेस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप ऊपर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।